अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम अपने सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं एंड अपनी क्लासेस को फिर से शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे अपने एसएसटी के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं एंड आपने आई होप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया होगा। यहाँ आप अपने टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। तो चलिए अपनी एसएसटी की भी क्लासेस को शुरू करते हैं एंड बहुत जल्द आपको टीआरई 4 से रिलेटेड क्लासेस भी मिलेंगी, एनसीईआरटी फिल्टर्स भी मिलेंगे एंड एक क्लास संपूर्ण अभ्यास की और भी बहुत सारी क्लासेस है जो आपको बहुत जल्द इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे आपसे, आप डेली बेसिस पर इन्हें कर पाओगे। तो बस इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप मुझे बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो टिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन ए सही है यानी कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय ही प्रस्तावना एवं पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। तो अगर आपका ऑप्शन ए था तो बिल्कुल आपका राइट आंसर था। देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट में बार बार पूछा जा रहा है। मैक्सिमम बार हमने प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस देखा और जब हम इस पीपीटी को बना रहे थे तो हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन से कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये संशोधन कब हुआ था या फिर किस संशोधन के द्वारा, किस संशोधन के बाद समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अखंडता लागू की गई थी, या फिर ये पूछ लिया जा रहा है कि 1976 में संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में क्या चेंजेस आए थे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉइंट ये है कि समझना इन्हीं सब बातों को है, क्वेश्चंस इसी से घुमा के पूछा जा रहा है बस। या फिर आपसे नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में नए शब्द क्या जोड़े गए थे और कब जोड़े गए थे। तो आप इसलिए मैं कहती हूँ कि एक क्वेश्चन को सिर्फ नहीं करना होता। अगर आपका आंसर सही हो गया तो आप जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसके ऑप्शंस है, उसे भी जरूर समझने का कोशिश करिए, उसे भी जरूर पढ़िए क्योंकि जरूरी नहीं है कि एकदम कॉपी पेस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, बट टॉपिक कॉपी पेस्ट जरूर होती है। टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आप इस चीज को कर रहे होंगे, डेफिनेटली करिएगा जिससे आपका सीटेट इस बार क्लियर हो जाए और आप अपने सीटेट के बाद केवीएस, एनवीएस, DSSB या TRE 4 यूपी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाइए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, आप मुझे इसका आंसर बताइए। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होगा। तथ्यों को रटना, आलोचनात्मक सोच एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, केवल परीक्षा की तैयारी करना या केवल पुस्तक पढ़ना। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो आलोचनात्मक सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान यानी कि अगर आप एसएसटी की टीचिंग करते हो, आप सोशल साइंस की टीचिंग करते हो, तो ये क्या कहता है कि 1905 के अनुसार सामाजिक विज्ञान को वास्तविक जीवन में जोड़ने वाले प्रश्नों और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने पर बल दिया जाता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने वाले प्रश्न और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने वाले प्रश्नों पर ज्यादा जोर दिया जाता है जब आप एसएसटी की टीचिंग कराते हो, जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। तो क्लियर, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान या फिर कौन से ऐसे शिक्षण शास्त्र हैं, कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसमें वास्तविक जीवन से जोड़ने और प्रश्न पूछने
एवं आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने पर बल दिया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सामाजिक विज्ञान। इसलिए एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, जो मैं समझाती हूँ, जो मैं बातें बोलती हूँ, उससे भी प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपना आंसर टिक करिए, आंसर्स को सही करिए, एंड उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, जो एक्सप्लेन है, उसको भी बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए और ध्यान से पढ़िए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर है, पढ़िए इसे और इसका आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह का मतलब हो जाता है यहाँ पे पोर्ट से, जहाँ से जहाजें आती थी जाती थी, जहाँ से व्यापार होते थे। क्लियर? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, यानी कि लोथल। लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ से क्या होता था, जहाँ पे बंदरगाह थे। लोथल गुजरात में स्थित था और वह एक विकसित गोदी मीली थी। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या चीजें हैं, यहाँ से आयात निर्यात ज्यादा होता था। और लोथल कहाँ है, अगर ये पूछा जाए तो आप बताइए कि ये है गुजरात में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए, इसको पढ़िए। सामाजिक विज्ञान पढ़ने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए कि सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि इसमें से क्या हो जाएगी? क्या हम व्याख्या करके पढ़ाएंगे तो ये अप्रोप्रिएट होगा, गतिविधियों एवं खोज आधारित शिक्षण करेंगे तो ये सबसे सही होगा, रटने की विधि, या फिर केवल प्रश्नोत्तरी की? आपका आंसर बी है। आप अपना आंसर देख रहे हो। अगर आपने बी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय हमें खोज एवं गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। देखिए सीटेट में जो पेडागोजी है वो अधिकांशतः बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण पर आधारित होती है। और अगर आप पढ़ोगे तो एसएसटी में पेडागोजी है ना, वो हिंदी की हो, हिंदी लैंग्वेज की हो, या फिर सीडीबी की पेडागोजी होती है, या फिर एसएसटी की पेडागोजी है, ये हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस करता है। जहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप वैसे आंसर को टिक करिए जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, जहाँ पे बच्चा गति कर रहा हो, जहाँ पे बच्चा काम कर रहा हो, बच्चा सेंटर में हो, तो वो आंसर सही हो जाता है। क्योंकि मोटो क्या है हमारा पढ़ाने का, एक शिक्षक है हम, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे बच्चे को समझ आए, बच्चा सीखे, जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीजें उसको समझ आए। तो उसके लिए क्या है, वो कब सीखेगा? जब बच्चा खुद एक्टिव होगा, जब उसे इंटरेस्ट होगा मेरे टॉपिक्स को पढ़ने में, है कि नहीं है? अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहाँ गया? अच्छा हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा बनी थी? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा बनी थी? तो आप मुझे बताइए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था। मैंने अभी आपको इसको बताया ऊपर वाले प्रश्न में कि समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ा गया था हमारी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज्य से रिलेटेड है। अब मुझे बताइए कि 74वां किससे है? तो ये नगर पालिका से रिलेटेड है। और 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, किस संशोधन से, और इसके बाद क्या चीजें चेंज हुई, आप इसे कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 73, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये क्या था? ये पंचायती राज्य व्यवस्था में संशोधन किया गया था। पंचायती राज्य संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक मंजूरी मिली थी और इसे संवैधानिक रूप से जोड़ा गया था। अब ये प्रक्रियाएं कब हुई थी? तो 19, देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से रिलेटेड है। अगर आपसे इन दोनों को मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस के टाइप में भी पूछ लिया जाता है तो आप याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42 याद रखिए, 44 याद रखिए, 46 याद रखिए। ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे संशोधन है जिससे आप पीवाईक्यू उठाइए, आप देखिए उन प्रश्नों को, उसमें पूछे ही गए हैं। वो क्वेश्चन का लैंग्वेज चाहे जैसा हो पर पूछे डेफिनेटली जाते हैं। मानचित्र कौशल विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानचित्र कौशलों का विकास करने के लिए
एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल मानचित्र याद करना चाहिए, विद्यार्थियों के स्वयं मानचित्र पढ़वाना और बनवाना चाहिए, ठीक है। केवल नोट्स नहीं, केवल गृह कार्य नहीं, केवल नहीं। हमेशा याद रखिए कि केवल वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। विद्यार्थी स्वयं मानचित्र को बनाएंगे, उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे, तभी तो मानचित्र कौशल विकसित हो सकता है, तभी तो मानचित्र उनको मैप की नॉलेज होगी। क्योंकि अगर हम एसएसटी में उनको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं या फिर अगर हम उन्हें समझा रहे हैं, तो अगर हमने मैप नहीं बनाया, मैप से नहीं समझाया, तो फिर कैसे उन्हें पता चलेगा कि अगर हम उन्हें समझा रहे हैं कोई भी चीज़, अगर मैं आपको भी क्लासेस में कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ तो मैं एक रफली मैप बनाती हूँ कि ये हो जाएगा, ये इंडिया का ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। गंगा रिवर सिस्टम ऐसे हो गई, गंगा यहाँ से आई, यहाँ से गई, हम कहाँ हैं, अभी आप किस राज्य में हो, वो राज्य हमारे इंडिया के मैप में कहाँ है। तो इस टाइप से चीजें अगर आप अपने मैप को क्रिएट करते हो अपने व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड पे, जो भी आपके क्लासरूम में है, समझाने के लिए, तो क्या होता है, आप बच्चों को फिर से कहिए, जब आप उनको होमवर्क दे रहे हो या फिर जब आप उनके टेस्ट ले रहे हो, जो भी समेटिव या फॉर्मेटिव, तो आप उनसे कहिए कि उस टाइप के क्वेश्चंस में वहाँ पे रिलेट करें मैप से, वहाँ पे दिखाएं कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो उसको खुद से बना करके सीखें। तो अगर सीटेट में मानचित्र आधारित शिक्षण पर अक्सर वो बल दिया जाता है, और ये पेडागोजी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इस टाइप के प्रश्न आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखते हुए इन सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम। क्योंकि हमारा देखिए, किसी भी कुछ भी पढ़ने का या कोई भी क्लास, किसी भी क्लास की प्रैक्टिस करने का सबसे सीधा अर्थ अगर मैं कहूँ तो यही है कि आपका इस बार सीटेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो बस आप प्लीज मेरी बातों को मानिए, इन सारे के सारे क्लासेस को एकदम अच्छे से फॉलो करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और भी करना चाहिए तो आप बिल्कुल करिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड उसके रिवीजन करिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई करिए और डेली बेसिस पर अपने टारगेट को अचीव करिए। इस बार आप डेफिनेटली अपना सीटेट क्लियर कर ले जाओगे। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है? लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे क्या हो सकता है? बहुमत का शासन, ठीक है, जनता की भागीदारी और समानता, राजा का शासन और सेना का शासन। ये दोनों ऑप्शंस को हम कट कर देंगे। यहाँ पे क्या बहुमत का शासन तो है लोकतंत्र का सिद्धांत, लेकिन जनता की भागीदारी और समानता यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट दिख रहा है, यानी कि अगर हम बी के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर सही होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है, बल्कि समान अवसर, समान भागीदारी एवं समान आधारित अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। आप मुझे बताइए कि हमारी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी कौन से ऐसे देशों के बारे में बताती है जहाँ पे चुनाव तो होते हैं पर वहाँ पे जनता के पास ऑप्शंस नहीं है, जनता की भागीदारी नहीं है। अगर हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्लास 7th की एनसीईआरटी, मे बी 7th या 8th की एनसीईआरटी में है कि जहाँ पे आप चाइना जैसे देश को ले लीजिए, इलेक्शन तो वहां भी होता है बट वहां पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। तो क्या होता है, वहां पे चुनाव तो हो रहे हैं पर क्या वहां पे समानता है, वहां पे अवसर है, वहां पे लोगों के पास ये है। अब वहां पे कोई और भी पार्टी अगर खड़ी होती है या किसी और पार्टी का लोग इलेक्शन लड़ेंगे भी तो उन्हें इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या ये चीजें, क्या यह लोकतांत्रिक है, क्या यह लोकतांत्रिक स्वरूप है? बिल्कुल भी नहीं। एक सही लोकतंत्र का अर्थ ये होता है जहाँ पे जनता की भागीदारी हो, जहाँ पे जनता अपने प्रश्नों को पूछे। अगर आपने जनता के मत को लेकर के आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री जो भी बन रहे हैं और अगर आप उस पद के लिए अच्छे नहीं हैं, अगर आप वहां पे जवाबदेही आपकी तय नहीं होती है तो आपको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। ये जनता का शासन होता है जहाँ पे जनता, यानी कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम अपने राइट्स को देख सकते हैं, हम अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं। अगर हमने आपको चुनकर भेजा है तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे प्रश्नों का आंसर देंगे, आप मुझे बताएंगे कि आप हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लेकर के जा रहे हो, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ जिस देश में इलेक्शन होता है वो वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहां पे लोकतंत्र है ऐसा नहीं है। सिर्फ चुनाव होना ही लोकतंत्र को नहीं दर्शाता है, बल्कि एक पारदर्शी चुनाव जहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन हो, अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, अपने व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर अगर वो अपने प्रतिनिधि को वोट देते हो और जनता हमेशा एक चेक एंड बैलेंस बनाती हो। यानी कि आप देखो कि सरकार में हमेशा आप प्रश्न पूछो, क्योंकि हम मतदाता हैं, हमने आपको चुन करके भेजा है तो आप हमारे प्रति जवाबदेह हैं। हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? आज
अगर आप प्रश्न नहीं करोगे तो फिर प्रश्न कौन करेगा? क्लियर? चलिए, इसका भी आंसर आपको तो पहले ही दिख गया। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा, वन संरक्षण एवं व्यापार बढ़ाना। अगर आपका ऑप्शन बी सही है, मतलब आपने अगर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। हरित क्रांति से गेहूं और धान के उत्पादन का उल्लेखनीय वृद्धि थी। हरित क्रांति से गेहूं, मैक्सिमम तौर पे गेहूं की खेती के लिए ज्यादा कहा जाता है। गेहूं की खेती में इस पर ज्यादा असर पड़ा था और गेहूं की जो पैदावार है वो अधिक विकसित हो गई थी। तो अगर आप चावल गेहूं दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैक्सिमम तौर पे हम देखें तो गेहूं की खेती के लिए ही हरित क्रांति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इसको पढ़िए, समझिए और समझने की कोशिश करिए। सिर्फ सही आंसर को टिक करना ही सही नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी कह सकती हूँ कि यही क्वेश्चन वहां पे आपके एग्जामिनेशन हॉल में छप के आ जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है ऑप्शंस में चेंजेस हो सकता है क्वेश्चंस में चेंजेस हो, बट टॉपिक यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। प्रॉब्लम्स टाइप्स जो क्वेश्चंस होती हैं, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो पढ़िए इसको, इसका आंसर करने की कोशिश करिए। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? सामाजिक विज्ञान में अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? केवल वार्षिक परीक्षा? जी नहीं, केवल वार्षिक परीक्षा नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा विविध गतिविधियां, यही बिल्कुल सही है। केवल मौखिक परीक्षा एवं केवल लिखित परीक्षा भी इसके लिए सही आंसर नहीं होगा। तो अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपने अपना सही आंसर टिक किया है। सीटेट में मूल्यांकन से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये क्या है, यह अक्सर योग्यता आधारित होते हैं और निरंतर मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। यदि कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों को शिक्षक, अगर कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थी हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं, वो अलग अलग क्षमताओं वाले हैं, तो आप एक टीचर होने के वजह से, आप एक टीचर हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? केवल तेज विद्यार्थियों को पढ़ाना? बिल्कुल भी नहीं। सभी के लिए समान अवसर एवं विविध शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना? बिल्कुल सही बात है। कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना? जी नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना? नहीं। अगर हम अपने बी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने बी ऑप्शन को टिक किया है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि सभी के लिए समान अवसर देना, सभी के लिए समान अवसर एवं गतिविधियों, सभी के लिए समान अवसर और विविध शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करना, ये हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप एक समावेशी कक्षा, आपका एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे आप इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे आप समावेशी शिक्षा को लेकर के पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाती हैं। क्लियर? सीटेट का मूल सिद्धांत यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन एवं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको प्लीज मिस मत करिएगा। इन दोनों टॉपिक्स को प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हम बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमने देखा कि सारे बच्चे, ऐसा नहीं है ना कि सारे बच्चे एक ही कैटेगरीज के हों, उनके अंदर अलग अलग आइडेंटिटी होती है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, उनका माइंडसेट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हम सारे बच्चों को एक ही फ्रेम में रख देंगे तो वो वहाँ पे फिट हो जाएंगे। और जब हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, यानी कि हम अपने एजुकेशन को इस तरह से क्रिएट करते हैं, हमारा सराउंडिंग ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा लर्निंग कर रहा हो, जहाँ पे बच्चा सीख रहा हो, वो एक्टिव हो। तो ये क्या है? ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है, यानी कि जहाँ पे बच्चा अधिगम के केंद्र में हो। हमारे पढ़ाने का मेन पर्पस यही होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सामने वाला सीखे, कुछ इम्पैक्ट तो पड़े। हमने 40 to 45 मिनट्स की क्लासेस ली और पढ़ाया, और अगर आपको रत्ती भर भी समझ नहीं आया तो क्या फायदा इस क्लास का, है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा और आप बिल्कुल सही आंसर को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है और ये है एनसीएफ 2005 से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो अगर आप एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ाने का सही तरीका क्या है, तो ये रटने पर आधारित शिक्षण है, गतिविधि एवं जांच आधारित शिक्षण है, बिल्कुल सही बात है।
केवल व्याख्यान विधि है? नहीं। केवल प्रश्नोत्तरी विधि है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। बी के साथ आप जाते हो तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। एनसीआर 2005 के अनुसार विद्यार्थी स्वयं खोज करके और चर्चा करके गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। तो आपका आंसर क्या है? आपने अपना आंसर सेलेक्ट किया एनसीआर 2005 के अनुसार। जिस मेथड में जहाँ पे बच्चा सीख रहा हो, जहाँ पे बच्चा खोज कर रहा हो, जहाँ पे बच्चा आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहा हो, उस मेथड्स को, उस लर्निंग को हम एक एप्रोप्रिएट लर्निंग मानते हैं, जहाँ पे बच्चा सेंटर्ड में हो, वो एक्टिव हो, वो सीख रहा हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटना की अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? वहां पे शिक्षक को क्या करना चाहिए? वहां पे शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटना की अलग अलग प्रस्तुति कर रहा हो, अलग अलग प्रस्तुति कर रहा हो, तो क्या करना चाहिए? वहां पे शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे गलत घोषित कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर स्रोतों के आधार पर चर्चा करनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। आप ये इस आंसर के साथ जा सकते हो। उसे दंड देना चाहिए? कभी नहीं। उसे चुप करा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका ऑप्शन बी है तो डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। सीटेट में आलोचनात्मक थिंकिंग यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है और जो बहुदृष्टिकोण है यानी कि जो मल्टीपल आपकी सोचने की क्षमताएं हैं, तो ये क्या है? ये इस पर विशेष बल दिया जाता है। आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो देखने का तरीका है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है, वो मैटर करती है। क्लियर? तो आप देखो, आप जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हो, जहाँ पे मल्टीपल थिंकिंग की बातें हो रही हो, उसके बाद मल्टीपल पर्सपेक्टिव की बातें हो रही हो, क्रिटिकल थिंकिंग की बातें हो रही हो, जहाँ पे हम बच्चे के इन सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, तो ये आंसर्स हमारे सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। एंड अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एंड इन सारे क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली देखना ही है, क्योंकि अगर आप इसे करके जाते हो तो इस बार आपका सीटेड बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैम के क्लासेस को कर रहे थे या फिर आप पेपर दे रहे हो। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे क्या है? स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं। स्थानीय शासन का उद्देश्य होता है जनता की भागीदारी, जनता की सीधे डायरेक्ट भागीदारी और इनडायरेक्ट भागीदारी। दो ऑप्शंस होंगे, तो आप किसको टिक करिएगा? मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो 2023 या 2022 में ये पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है, और इसमें दो ऑप्शन है, जनता की भागीदारी यानी कि प्रत्यक्ष भागीदारी या फिर अप्रत्यक्ष भागीदारी। अब बताइए कि अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो आप इसमें से क्या टिक करते? यहाँ पे तो दिया है जनता की भागीदारी को बढ़ाना। अगर आपके ऑप्शन होते जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी या फिर जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी, तो आपका ऑप्शन क्या होता? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंचायती राज्य एवं नगर निकाय लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूती बनाए रखता है। और आप मुझे बताइए कि पंचायती राज्य कौन सा संशोधन था और कब हुआ, और उसके साथ ही जो नगर निकाय है ये संशोधन कब होता है? इन दोनों के दोनों ऑप्शंस को टिक करिए, फटाक से बताइए। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होगा एक एसएसटी की क्लासेस में? मैपिंग का। तो चित्र बनाना नहीं, स्थानीय समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है। आपके अंदर जो सीखने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, उसे बढ़ाता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करते हो तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा एंड एप्रोप्रिएट भी होगा। तो मानचित्र विद्यार्थियों में स्थान, दिशा और दूरी की समझ को विकसित करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए वहां पे 3 तरह के मैप को लिखने की, थमेटिकल, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। क्लियर? अब देखिए, सीटेट के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका है। सामाजिक विज्ञान में जो एक शिक्षक है
उसकी क्या भूमिका होती है? केवल जानकारी देने से? जी नहीं। सीखने और सीटेट में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होती है, या फिर कहीं भी एक टीचर की भूमिका सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक की है। हम मार्गदर्शक हैं। केवल अनुशासन बनाना, परीक्षा लेना, दंड देना, ये एक शिक्षक का काम नहीं है। शिक्षक का मतलब होता है मार्गदर्शक, गाइड करना बच्चे को। तो शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों को सोचने, प्रश्न पूछने और खोजने के लिए प्रेरित करना है, ना कि उसे दंड देना, डराना, अनुशासन बनाना और इन सारी चीजों को करना है। क्लियर? तो अगर आपका ऑप्शन बी था तो बिल्कुल आपने अपना सही और राइट आंसर सेलेक्ट किया है। भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? भारत के संविधान का रक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है या प्रधानमंत्री है? तो हमारे न्यायालय को कहा जाता है कि न्यायालय जो है वो संविधान का रक्षक है, राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति, बताइए कि कौन से आर्टिकल से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? वो है 61वां संविधान संशोधन, सॉरी 61वां आर्टिकल। संसद में कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल क्या है वो बताइए। प्रधानमंत्री का आर्टिकल क्या है मुझे बताइए। और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे, ये भी कमेंट करके बताइए। आप अगर इस टाइप से प्रश्नों को करते हैं, आप उनके ऑप्शन से भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल आप अपने तैयारी को बहुत अच्छी मानिए। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करता है। यहाँ पे संविधान के रक्षक के रूप में हम सर्वोच्च न्यायालय को जानते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जो भी असंवैधानिक कानून है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन वाले कानून है और जो भी नागरिकों के हितों की रक्षा वाले कानून नहीं है, उन पर चेक एंड बैलेंस बनाता है। वो सरकार की जवाबदेही को तय करता है। क्लियर? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये चावल हो तो अच्छी बात है, बट गेहूं को आप ज्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि हरित क्रांति का जो पंजाब और राजस्थान वाले एरियाज है, जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, वहां पे ये गेहूं के रिफॉर्म के लिए ज्यादा जाना जाता है। तो अगर आपका आंसर ए है, अगर आपने अपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ जाते हो तो आप अपना आंसर सही कर ले जाओगे। क्लियर? इसके अगर हम एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं तो ये कहता है कि हरित क्रांति से विशेष रूप से गेहूं के बाद, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को क्लियर करूँ और इन टॉपिक्स को आप एक बार डिफाइन करके भी समझो। यहाँ पे क्या कहता है कि गेहूं के बाद धान का उत्पादन बढ़ा, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है गेहूं को। तो आप यहाँ पे इन प्रेफरेंस को देख करके अपने आंसर्स को टिक करोगे। क्लियर? अब ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा कि मैम आपने तो कहा था कि गेहूं एंड धान हो सकता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में धान नहीं था। मैं फिर से कह रही हूँ कि इसमें ज्यादा आपके मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में ये देखा जाता है कि ये सेंटर में गेहूं को रखते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कर दिया जाता है जहाँ पे धान एंड गेहूं दोनों हो जाएंगे। तो आपको अपना एक राइट आंसर टिक करना होता है, एंड थोड़ा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर लगाना होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हो। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जस्ट अ मिनट। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप चाह रहे हो कि इस बार आप मेरा सीटेट हो जाए तो, अदरवाइज फिर तो वही है, साइकिल है, फिर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्रोजेक्ट वर्क से, एंड ये सोशल साइंस के अगर आप एक टीचर हैं एंड आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने अगर अपने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाने को दिया तो उसका उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों दे रहे हैं आपको? अगर मैं प्रोजेक्ट बनाने को कह रही हूँ, या फिर अगर आप एक टीचर हैं एंड आपने अपने क्लास में बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट करने को कहा, हमने भी किया अपने लाइफ में, तो इसका मोटो क्या हो सकता है, इसका पर्पस क्या है? गृह कार्य को बढ़ाना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, अंक देना या समय बिताना। तो अगर आपका आंसर बी है, यानी कि इसे वास्तविक जीवन से जोड़ना है, तो बिल्कुल आपने अपना एक सही और राइट आंसर सेलेक्ट किया है। अगर आप इसके साथ जाते हो तो डेफिनेटली आप अपना राइट आंसर टिक करके आते हो। प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थियों की समस्या समाधान, सहयोग एवं अनुभवात्मक अधिगम के विकास के लिए किया जाता है। तो अगर आप क्लास में बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोजेक्ट में उन्हें उन वास्तविक जीवन को एक चार्ट पेपर पर या फिर एक डायग्राम पर या फिर एक जो भी चीजें हैं वहां पे वो रिप्रेजेंट करे उस चीज को, यानी कि बच्चा उस चीज को रिप्रेजेंट करते समय उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, उसकी जो भावनाएं हैं उसे समझे, और वो जब उसके बारे में खोज कर रहा हो, समझ रहा हो, उस चीज को क्रिएट कर रहा हो, तो वो अपने ग्रुप्स के बच्चों के साथ उसके साथ रिएक्ट करे। क्लियर? यदि कक्षा में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कक्षा में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं तो क्या करना है?
सभी के साथ सम्मान एवं सम्मानजनक व्यवहार करना है, बिल्कुल सही बात है। केवल मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाना है, जी नहीं। कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना है, कभी नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना है, कभी भी नहीं। अगर आपका ऑप्शन ए सही है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर को टिक किया है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा और समान अवसर पर बल दिया जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे सारे बच्चे अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ बैठे हों एंड एज अ टीचर आप उन्हें इक्वली ट्रीट कर रही हैं। क्लियर? सॉरी। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अपने एसएसटी की प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हो तो उसका लक्ष्य क्या है? हमारे सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़िए। केवल परीक्षा में अंक दिलाना नहीं, जिम्मेदार नागरिक एवं लोकतांत्रिक नागरिक बनना, बिल्कुल सही बात है। केवल तो नहीं। आपके अगर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपने अपना एक सही आंसर सेलेक्ट किया है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य जो होता है वो विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्य एवं सामाजिक संवेदनशीलता और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना है। तो अगर आपका ऑप्शन बी सही था तो बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है। अगले प्रश्न की बात करें, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है एनसीएफ से। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। अगर आप एनसीएफ 2005 को देखते हैं तो एक एसएसटी की पुस्तक जो है, एक सोशल साइंस की जो बुक है वो कैसी होनी चाहिए? केवल तथ्यों पर आधारित, केवल याद करना, केवल प्रश्नों पर आधारित, गतिविधियों पर आधारित, या फिर केवल परीक्षा पर आधारित? अगर हम देखें तो एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यार्थी गतिविधियों पर आधारित पुस्तक होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो गतिविधि एवं प्रश्नों पर आधारित होनी चाहिए। तो अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपने अपना एक सही आंसर चुना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी में जिज्ञासा, प्रश्न पूछना और सोचने की क्षमताओं को विकसित करती है। तो आप अपने बी ऑप्शन के साथ जाइए, और अगर आप बी के साथ जाते हो तो बिल्कुल आप अपना राइट आंसर सेलेक्ट करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंड अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि कोई विद्यार्थी मानचित्र पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर एक बच्चा है वो एसएसटी को पढ़ने में, मानचित्र को पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो आप उसे डांटोगे, ग्लोब चार्ट एवं सरल मानचित्र का उपयोग करके उसे समझाएंगे, या फिर उसे कक्षा से बाहर भेज देंगे, या फिर केवल पुस्तक पढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसे कि आप देख भी रहे हो, आंसर तो दिख जा रहे हैं आज पहले ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सीटेट के अनुसार जो टीचिंग लर्निंग है ना, यानी कि टीएलएम है, उसे उचित उपयोग करना चाहिए। और अगर आप अपने बीएड अगर आपने किया होगा या बीटीसी किया होगा तो आपने देखा होगा, या आप डीएलएड किया है तो आप देखेंगे कि टीएलएम का यूज, यानी कि टीचिंग लर्निंग, जो हमें मटेरियल्स मिलते हैं उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जब अपने लेसन प्लान को बनाते थे एंड जब हम अपने माइक्रो टीचिंग को करते थे या फिर क्लासेस कराते थे बच्चों के, तो हमसे पूछा जाता था कि आपने इसमें किस लर्निंग मेथड का यूज किया है, आपने किस टीएलएम का यूज किया है, वहां पे आपको मेंशन करना होता था। और अगर आप भी आप प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं तो आप इससे भी रिलेट कर पाओगे कि वहां पे भी हमें मेंशन करना पड़ता है कि आप बताइए कि वहां पे आपने किस टीएलएम का यूज किया है, आपने किस टीचिंग मेथड्स का यूज किया है, आपने एक्सप्लेन किया है, समझाया है, प्रोजेक्ट दिया है, टॉपिक क्या पढ़ाया है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं एंड आई होप आप इसे रिलेट करोगे, पढ़ोगे, समझोगे और इस बार अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपको 10 से 15 क्लासेस कराऊंगी जिससे कि आप एसएसटी अपनी 100% क्लियर कर लेंगे। मैं कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस भी कराऊंगी जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस, ज्योग्राफी, करेंट्स की जो कुछ चीजें रिलेट हो जाती हैं वो, एनसीएफ, इंक्लूसिव एजुकेशन, पेडागोजीज, इन सारे की सारी चीजों को कराने की कोशिश करूंगी। बहुत जल्द आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं एक छोटा सा कमेंट्स करिए, जरूर करिए। इससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ी बहुत हमें भी रीइंफोर्समेंट मिल जाती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। यही है छोटा सा क्लास, आपको कैसा लगा आप कमेंट करिए जरूर, और मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।
स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेस को, इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए जो अपनी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।